गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। आज मैं आपको इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर शुरू कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, कहाँ कहाँ हुई और इसके कौन कौन से अध्यक्ष हुए, क्या क्या प्रस्ताव पारित किए गए, किस ईस्वी सन में हुए, अनेक प्रश्नों को इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आज हम बतलाने जा रहे हैं इस लेक्चर में सभी के बारे में पूरी छिद्रान्वेषी होकर के मैं बतलाने जा रहा हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण है बीपीएससी और यूपीएससी के लिए, अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। तो सबसे पहला है कि इसका शुरुआत से हम आरंभ कर रहे हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी और यह 4 दिवसीय यानी 28 से 31 दिसंबर 1885 तक ये हुआ है। 4 दिवसीय यह कार्यक्रम हुआ है। ये भी कभी कभी पूछे जाते हैं, इसलिए 28 से 31 दिसंबर 1885 इसको ध्यान में रखेंगे। अब मैं बतला रहा हूं इसका स्थान कहाँ निर्धारित किया गया। तो एक बात बता देते हैं कि इसका स्थान जो है पहले पुणे में तय किया गया था, लेकिन वहां पर कॉलरा और प्लेग की फैल जाने के कारण वहां पर स्थिति असामान्य हो गई, जिसके कारण वहां से बंबई परिवर्तन कर दिया गया। तो यहाँ पर स्थान जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक, इसको मैं लिख देता हूं, ग्वालियर टैंक बंबई में हुआ था। इसको ध्यान रखिए, ग्वालियर टैंक, ये भी ध्यान रखिएगा स्थल है, लेकिन मुख्य रूप से गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है। यह संस्कृत कॉलेज जो हमारी स्वतंत्रता के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाया था। भले ही आज क्रिश्चियन कॉलेज या अन्य विदेशी कॉलेज की भरमार हो गई है, लेकिन वह संस्कृत जो संस्कृति से जुड़ा हुआ रहा, वह पहला आयोजन करवाया था। आज भले ही हम लोग संस्कृत के तरफ उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उसको हम लोगों को सिरोधार्य करना चाहिए। जो हमारी स्वतंत्रता के आंदोलन की प्रथम नींव यही पड़ी थी, वह है आपको गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। पहले उस समय बहुत बड़े बड़े होटल नहीं होते थे, आयोजन स्थल नहीं होता था। और आपको बता देते हैं बिहार की इसमें अहम भूमिका रही, क्योंकि जितने भी लोग आए थे 72 लोग आए हुए थे, 72 के साथ अन्य लोग भी रहे होंगे। तो उन सब के खाने पीने से लेकर के सोने की व्यवस्था, यही जाड़े का मौसम था, आप समझ सकते हैं कि आपको ओढ़ना बिछावन सब चीज़ की व्यवस्था हमारे बिहार के दरभंगा महाराज के द्वारा यह सभी चीज़ें उपलब्ध, निःशुल्क उपलब्ध कराया गया था। तो यह बिहार के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि बिहार के एक राजा जो दरभंगा महाराज कहलाते हैं, उनके द्वारा यह सब चीज़ की आपूर्ति की गई थी और वो भी निःशुल्क की गई थी। तो यह एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको ध्यान में रखेंगे। बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रथम आयोजन में कौन व्यक्ति बिहार से भाग लिए थे और किनका इतना सहयोग रहा है।
मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसमें कुल सदस्य 72 ये भी बराबर पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। 72 मेंबर्स उपस्थित हुए थे, क्योंकि आपको बता देते हैं कि 1885 का यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना से पूर्व आपको बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी में भी कई संगठन का निर्माण हुआ था, जिसमें आपको पूना सार्वजनिक सभा, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा और आपको कलकत्ता के में जो स्थापित किए गए थे, उन चारों संगठन के द्वारा यह फाइनली आप ये समझ सकते हैं कि यह आपको एक राष्ट्रीय स्तर पर इसका निर्माण हुआ था। जो पहले कलकत्ता में बनर्जी साहब के द्वारा जो किया गया था, जो आपको फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी के द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का काम किया गया था, रानडे वगैरह सब के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा किया गया था, उसी तरह से मद्रास महाजन सभा, इन सारे चारों संस्थानों का यह राष्ट्रीय रूप था। इसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि पहले की जो संस्था थी एक प्रेसिडेंसी में थी, चाहे कलकत्ता प्रेसिडेंसी हो, बम्बे प्रेसिडेंसी हो, पूना का क्षेत्र हो या चाहे मद्रास प्रेसिडेंसी हो, इन सारे चारों क्षेत्रों को मिला के एक राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन किया गया। आपको बता देते हैं कि प्रारंभिक नाम इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के आग्रह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। कांग्रेस का मतलब होता है, आपको उत्तरी अमेरिका का यह शब्द है, कांग्रेस का मतलब है लोगों का समूह। तो नौरोजी साहब बहुत विद्वान आदमी थे और विदेशों का भी उनका बहुत बड़ा अनुभव था, तो इसलिए उन्होंने यह टर्म दे करके, यह शब्द दे करके एक बहुत ही उचित कार्य किया है, क्योंकि इसका नाम केवल संघ था। अब कांग्रेस दे देने के बाद अब यह हो गया कि भाई आम लोगों का समूह था, और रियली में कांग्रेस जो बाद में बनी वह राष्ट्रीय स्तर की बनी, और उसमें हर एक तबके का लोग शामिल हुए। नहीं उसमें लिंग का विभेद किया गया, नहीं जाति को विभेद किया गया, न क्षेत्र का विभेद किया गया, मीन्स समग्र रूप से सभी को सम्मिलित किया गया। इसीलिए आम लोगों का समूह यह शब्द बहुत ही उचित रहा। संस्थापक के रूप में, सचिव और महासचिव के रूप में एओ हुम का बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने 1885 में इन्होंने आपको निर्माण करने में अहम भूमिका निभाया, और यह जो है इस सचिव पद पर 1906 तक रहे, और ये आपको 1912 ईस्वी में मरे हैं। लेकिन 1912 ईस्वी को जब मरे हैं तो आपको यह जानकर के खुशी होगी, गर्व भी होगा कि जिन्होंने इतना बड़ा काम किया कांग्रेस की स्थापना में, उनको मरने के बाद इसी पटना में, बांकीपुर में कांग्रेस का अधिवेशन 1912 में हुआ था। मुधोलकर उस समय आपको अध्यक्ष थे, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में बांकीपुर पटना में जो आयोजन हुआ था 1912 में, उसमें इनको कांग्रेस के पिता के रूप में, इनका फादर ऑफ द कांग्रेस का बहुत बड़ा सम्मान दिया गया। यह एओ हुम के लिए ही नहीं, कांग्रेस के लिए बहुत ही समीचीन लगता है, उचित लगता है और न्यायोचित लगता है कि जिन्होंने भारतीयों के लिए एक ऐसा संगठन खड़ा किया जो स्वतंत्रता ले करके ही रहा और एक अंग्रेज के द्वारा किया गया। यह एक बहुत
बड़ा सम्मान कांग्रेस के लोगों ने दिया। मैं थोड़ा सा एक और बात बता देना चाहता हूं कि वह बांकीपुर का अधिवेशन जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री भारत के बने, वह यहीं पर प्रथम बार कांग्रेस के सदस्यता ग्रहण किए थे। जिस तरह से 1901 में कलकत्ता में गांधी जी सदस्यता ग्रहण किए थे, दीनसा वाचा उस समय अध्यक्ष थे, उसी तरह से 1912 में बांकीपुर में आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू लिए थे। तो यह दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और बिहार के लिए विशेष करके बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको एक और ट्रिक्स बता देता हूं कि बिहार में आपको 1912 में हुआ है सम्मेलन, 10 साल बाद 1922 में गया में हुआ था, सम्मेलन हुआ था। और अगर हम पुराने बिहार की बात करेंगे तो वह जो है अब तो वह झारखंड में आ गया है। आपको रामगढ़ है जो 1940 में हुआ था। लेकिन पुराने बिहार की बात करें तो 3 है संगठन हुए थे, आयोजन हुए थे, अधिवेशन का आयोजन किया गया था। लेकिन अगर झारखंड का नाम अगर आ जाता है तो उसमें 2 करेंगे आपको बिहार के लिए। तो इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि यह बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए मैं आपको आगे थोड़ा सा बतलाना चाहता हूं एओ हुम के बारे में। एओ हुम का उपनाम हर्मिट ऑफ शिमला, क्योंकि जब वह आपको सिविल सर्वेंट थे, आईसीएस ऑफिसर थे, उसके बाद उन्होंने आपको त्याग पत्र दे करके वह शिमला में रहने लगे। और शिमला में आपको बहुत ही साधारण ढंग से रहते थे और एक संत की भूमिका में रहते थे, जहां उनकी बेटी भी रहती थी, शादी भी बेटी का वहीं से किए थे। और वह पक्षी प्रेमी थे क्योंकि शुरू में उनका जो कैरियर था वह एक डॉक्टर की कैरियर था। तो बॉटनी जूलॉजी से उनका विशेष लगाव था। इसके चलते वह जो है आपको विशेष करके मैं कहना चाह रहा हूँ पक्षी विज्ञान के जनक या पितामह कह सकते हैं। भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक और पितामह कहे जाते हैं। कई ऐसे जीव जंतुओं के बारे में जो अब विलुप्त हो चुके हैं, उनके बारे में बहुत सारी नवीन चीज़ों को शोध कर करके उन्होंने दिया था। हर्बेरियम जो आपको पेड़ पौधे के संकलन को उसको बड़ा बढ़िया से वर्गीकृत कर करके उसका एक बहुत बड़ा केंद्र भी स्थापित शिमला में करवाए थे। तो ये सब चीज है। उनका कार्य जो है एक आपको राजनैतिक रूप से एक आईसीएस ऑफिसर के रूप में ही नहीं, देश की स्वतंत्रता में पहली नींव रखने वाले के रूप में ही नहीं, पक्षी विशेषज्ञ के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस संदर्भ में सलीम अली जो पक्षी विशेषज्ञ भारत के हैं, जो न जूलॉजी पढ़े हैं न बॉटनी पढ़े हैं, लेकिन पक्षी के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं जिन्होंने बहुत उसके बारे में हैबिटेट, उसकी खान पान, रहन सहन, उठन बैठन में सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने जो शोधपरक काम किया है, जबकि उस क्षेत्र से उनका प्रत्यक्ष रूप से या कैरियर में या पढ़ाई में उनका लगाव नहीं था, इसके बावजूद भी उन्होंने जो काम किया इसीलिए उनको भारत रत्न की उपाधि भी दी गई। और उनके नाम से जम्मू कश्मीर में एक सेंचुरी का नाम भी सलीम अली सेंचुरी का नाम भी रखा गया। तो यह 2 आदमी बर्ड के बहुत बड़े जानकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, जरूर ही पूछे जाएंगे आपको। मैं थोड़ा सा और आपको बता रहा है, एक पत्रिका का प्रकाशन निकालते थे जिसका नाम है जनता के मित्र। जनता के मित्र मीन्स आम लोगों के लिए और आम लोगों
के हित के लिए वह बहुत काम करते थे। इसीलिए उन्होंने पत्रिका का नाम भी बड़ा ही अच्छा नाम दिया था, जनता के मित्र। अब इस ऐसे शब्द है जो कहीं न कहीं हृदय से जुड़ाव वह आम लोगों से उनका था, तभी तो इतने बड़े शब्द का प्रयोग किया गया है, जनता के मित्र। मैं आपको बता देता हूँ, एक वो काफ़ी संवेदनशील भी थे। उन्होंने एक कविता लिखी है जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई है, जबकि वह आपको मैंने पहले ही बताया है, करियर में उन्होंने सबसे पहला आपको आपको चिकित्सक थे, लेकिन उसके बाद से आईसीएस ऑफिसर बन जाने के बाद से आपको उन्होंने प्रशासन में बहुत सारे काम किए। लेकिन साहित्य में भी उनकी कविताएं जो है हमारे युवा पीढ़ी के लिए आपको एक प्रेरक और उत्साहवर्धन का काम करता है। मैं 2 लाइन इसलिए बोल दे रहा हूँ कि ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे वह, और उन्होंने लिखा है ओल्ड मैन्स होप, बूढ़े की आशा। बूढ़े की आशा, देखिए कितनी इसमें बातें छिपी है। बूढ़े की आशा का मतलब क्या है? वह देश जो कहीं न कहीं सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से आपको हिमालय पहाड़ की तरह सीना ताने पूरे विश्व में जग जाहिर था। किसी न किसी कारण से मध्यकालीन भारत में कुछ कमियां रह गई, बाहरी लोग आकर के शासन करने लगे। वह इनकी जो गौरवशाली जो अतीत था उसमें कहीं न कहीं कुछ कमी आई थी। तो वह बूढ़ा हो चुका है देश, और उस बूढ़ा की जो आशा है नव पीढ़ियों से उसको वह कहना चाह रहे हैं। या तो कवि खुद अपने को बूढ़ा कह रहा है, या देश को बूढ़ा मान करके वह आप जैसे युवा पीढ़ियों के लिए आह्वान कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंद के बेटों उठो और जुट जाओ, किसी को अपना रास्ता न रोकने दो। देखो पूरब में पौ फट रही है, कौमें अपने भाग्य खुद बनाती है। तो यह जो है हिंद के बेटे को आह्वान कर रहे हैं। यह कितनी संवेदनशीलता है हमारे युवा पीढ़ी के लिए। अपने कवि बूढ़े बन जा रहे हैं या देश को बूढ़ा बना दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि यह संस्कृति का कभी युवा था यह देश, और या कभी कभी युवा थे, और वह युवाओं से मांग कर रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो और थाम लो उस विजय पताका को, जो आज थोड़ा सा धूमिल हो गया है। तो आज 26 जनवरी का वही विजय पताका जो है, सो युवा पीढ़ी को मैं भी आह्वान करता हूं कि आप लोग आगे बढ़ें, आपका रास्ता प्रशस्त हो, इसी शुभकामना मैं भी देता हूं। और ये आपको जो ये होम है वो भी आपको दे रहे हैं। चलिए अब मैं एक बात और आगे बताना चाह रहा हूँ। 1857 के विद्रोह के समय वह कहाँ थे, तो आपको बता देते हैं, इटावा के कलेक्टर थे। इटावा के कलेक्टर थे, और वह ऐसी स्थिति हो गई कि आपको अचानक पूरे जो भारतीय सैनिक थे जो अंग्रेज के साथ मिल कर के काम करते थे, लेकिन उनको मालूम हो गया कि हम जो आपको बंदूक चलाते हैं उसमें गोली भरते हैं, तो दांत से जो खींचना उस समय पड़ता था, उसमें दो धर्मों को मुस्लिम लोगों को लगा कि इसमें सुअर की चर्बी है, हिंदू को लगा कि गाय की चर्बी है। ऐसी अफवाहें फैली। लोग जितने भी सैनिक थे वह आर्म्स लेकर के दिल्ली की ओर रवाना हुए, और उस रवाना के क्रम में इटावा के कलेक्टर थे। इतनी बड़ी हुजूम थी कि यह जो हैं अपने खुद साड़ी पहन कर करके एक भारतीय महिला के रूप में वहाँ से छुप करके निकल जाते हैं,
क्योंकि बहुत जो अंग्रेज गोले दिख पड़ते थे उनको सैनिक मार देते थे। तो ऐसी स्थिति भयावह हो गई थी कि वो भी डर गए थे। मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं, इटावा में जब तक हो रहे 32 स्कूलों का निर्माण उन्होंने किया, जो बच्चों और बच्चियों के लिए विशेष करके स्कूल का निर्माण किया गया था। व्यापारी केंद्र ह्यूमगंज, क्योंकि उनका नाम यो हुम था, होमगंज की स्थापना, बाद में उसका नाम होमगंज, ह्यूमगंज से होमगंज हो गया और होमगंज की स्थापना हुआ। उनका देखिए कितना बड़ा आदर्श था कि लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक को वह सच्चा देशभक्त और भारत माता का सुपुत्र समझते थे। तिलक के बारे में उनका कितना बड़ा आदर्श वाक्य है, यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको चर्चा कर दिया हूं। अब मैं थोड़ा सा चर्चा यह करना चाह रहा हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहां कहां अधिवेशन हुए थे, वह किस वर्ष में हुए थे और उसके अध्यक्ष कौन थे और उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हम चर्चा करते हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि यह स्थान आपको विशेष करके 8 जो लगातार हुए 1885 से लेकर के 8 जो आपको जिस स्थल पर हुए हैं कांग्रेस अधिवेशन, उसको याद करने के लिए एक ट्रिक आपको बता देते हैं। ई और ई, यह 2 टर्म है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 1885 में बंबई में हुआ था, तब उसके बाद दूसरा क से कलकत्ता हो गया, म से मद्रास हो गया, ई से इलाहाबाद हो गया। अब यह जो है आपका यहाँ पर जो है बकनई है, तो बंबई, ब से बंबई, कलकत्ता, न से नागपुर और ई से इलाहाबाद। तो यह जो है आपको यह बकमई और बकनई, यह याद रखिएगा, तो 8 प्लेसेस को आपको याद हो जाएगा। और यह 8 इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें शुरुआती जो काम हुए हैं, प्रस्ताव पारित किए गए हैं, वह और प्लेसेस बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए आपको सबको आत्मसात करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। इसलिए मैं शॉर्टकट में बता दिया, बकमई बकनई। चलिए मैं आपको बता रहा हूं, 1885 की बात कर रहा हूं। प्रथम सेशन बंबई में हुए थे और बोमेश चंद्र बनर्जी जो आपके बड़े विद्वान थे, आपको प्रिवी काउंसिल, जो प्रिवी काउंसिल इंग्लैंड में अवस्थित था, वहां वह जाके वकालत किए थे। तो आप समझ सकते हैं कितने विद्वान थे। पहले जितने भी लोग हुए मैक्सिमम या तो वकील, बैरिस्टर से लेकर के पत्रकार, संपादक और समाज सेवी लोग हुए हैं, लेकिन सभी के सभी उसमें विद्वता बहुत अधिक थी, जो हम लोगों को आज भी उत्प्रेरित करते हैं, आप लोगों को भी आपको जागृत करने का प्रयास करते हैं। तो यह आप ध्यान रखेंगे। बोमेश चंद्र बनर्जी प्रथम हिंदू ब्राह्मण अध्यक्ष हुए थे, क्योंकि बनर्जी, चटर्जी, बंदोपाध्याय, जो मुखोपाध्याय, ये सब जो होते हैं ब्राह्मण होते हैं, आपको बंगाली ब्राह्मण होते थे। प्रथम हिंदू ब्राह्मण अध्यक्ष हुए थे आपको। उसके बाद इसमें 9 प्रस्ताव पारित किए गए थे, 9 प्रस्ताव पारित किए गए थे, जो आपको इस 9 प्रस्ताव था, बड़ा पोलाइट प्रेशर ही था, लेकिन बहुत बड़ा प्रेशर था, जो आपको लॉर्ड डफरिन जो थे उस समय के वायसराय, वह असहज महसूस किए और उन्होंने कह दिया, यहाँ तक कांग्रेस को यहाँ तक कह दिया कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक
उनको कांग्रेस को कह दिया कि आप माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज हैं, मीन्स आपको तो कुछ पढ़े लिखे लोगों का यह संगठन है, आप इतने बड़ा डिसीजन आप सरकार पर दबाव डालने के लिए यह जो 9 प्रस्ताव है यह अभी से आप शुरू कर दिए हैं, जबकि आप खुद अल्पसंख्यक हैं और भी माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शी बहुत ही कम जिसको आंख से भी नहीं देखा जा सकता है, मिस माइक्रोस्कोप से देखने वाली चीज़ों को सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है, तो वैसे कम होकर के इतनी बड़ी बात आप रख रहे हैं। तो इस पर जो है लॉर्ड डफरिन बहुत बड़ा कटाक्ष किए थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है, एक बात और है कि क्यों कांग्रेस की स्थापना में ह्यूम ने बहुत बड़ा रोल मॉडल का काम किया, तो वह आपको बता देते हैं। आपको इनके जो बायोग्राफर हैं, जो जीवनीकार हैं, और वह बेडनबर्ग हैं। ह्यूम के जो बायोग्राफर हैं, ह्यूम के बायोग्राफर जो हैं बेडनबर्ग हैं, और वह बेडनबर्ग स्कॉटलैंड के हैं, खुद ह्यूम भी स्कॉटलैंड के हैं। तो यह लिखते हैं, बेडनबर्ग लिखते हैं कि इसमें अंग्रेज लोग चाहते थे कि यह जो है आपको सेफ्टी वॉल्व का काम करेगा। सेफ्टी वॉल्व का काम का मतलब है कि वह जो प्रेशर कुकर आप देखती हैं उसमें एक सेफ्टी वॉल्व होता है। अधिक ताप होने पर या अधिक गैस भर जाने पर वह अगर नहीं निकलता है, किसी कारण से गैस नहीं निकल पाता है, सीटी नहीं दे पाता है, तो वह क्या होता है, गल जाता है और वह साइड से निकल जाता है। नहीं तो अगर कुकर ब्रस्ट होगा तो क्या होगा, बहुत खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। इसीलिए वह एक कांग्रेस की स्थापना के पीछे बेडनबर्ग कहते हैं कि अंग्रेजों की यह सूझबूझ थी कि यह सेफ्टी वॉल्व का काम करेगा। क्यों? इसीलिए क्योंकि 1857 में जो अचानक जो विप्लव आया, जो विद्रोह हुआ, संग्राम हुआ, वह अंग्रेजों को हिम्मत तोड़ दिया था। हजारों हजार अंग्रेज मार दिए गए थे। तो इसलिए वह चाहते थे कि कोई भी बात पहले जो भारतीय लोग हैं, भारतीय नेता है, एक ऐसा मंच हो जो प्रेयर और पिटीशन दे, हम लोगों को उसमें कुछ रियायत दे करके काम चालू रखेंगे। तो इसीलिए इसको कहा जाता है सेफ्टी वॉल्व, जो बेडनबर्ग ने इस बात की खुलासा की है। और यह जो है ह्यूम जो थे, वह आपको यह बात जो है लॉर्ड डफरिन को बताया था, इसलिए लॉर्ड डफरिन भी इस पर राजी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने वह देखे थे, वह विप्लव जिसके उनके सामने, आंखों के सामने कितने लोगों को कत्ल कर दिया गया था, और वह खुद एक महिला का ड्रेस, साड़ी पहन करके वह भागे थे, तो वह देखे थे कि यह कंट्रोल से बाहर हो गया है। तो यह एक बहुत बड़ी चीज थी। दूसरी बात कि मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग क्यों ह्यूम की बात में आ गए, या बेडनबर्ग या डफरिन की बात में आ गए। कांग्रेस लोग सोचते थे कि जितनी भी संगठन बना भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, वह थोड़ी सी भी अगर काम उसके अकॉर्डिंगली नहीं हुआ अंग्रेज का, तो वह बैन कर देते थे, प्रतिबंधित कर देते थे, जिससे वह शुरू में ही आपको समझिए कि मुरझा जाता था। वह संगठन शुरू में ही तुषारपात उस पर हो जाता है, उल्कापात हो जाना, मीन्स वह खत्म हो जाना, वह काल कवलित हो जाते थे, खत्म हो जाते थे। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर अंग्रेज ऑफिसर हमारे साथ रहेंगे तो वह जो है हमारी बातों को वायसराय या गवर्नर जनरल पर एक तरह से प्रेशर, पोलाइट प्रेशर क्रिएट करेंगे, और उनकी बातों को वो लोग मानेंगे भी। तो इसीलिए वो लोग भी चाहते थे, कांग्रेसी लोग, कि नहीं अंग्रेज ऑफिसर हो। तो आपको एक बात आगे मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा कि इसमें आपको बता देते हैं 5 अंग्रेज आपको हुए हैं, आपको
अध्यक्ष हुए हैं और एक जो हैं अध्यक्ष के रूप में ही काम किए, लेकिन वह कार्यवाहक एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य हुए थे। इसका मतलब है 6 पूरे 6 व्यक्ति जो हैं अंग्रेज जो हैं वह आपको प्रत्यक्ष रूप से वह हमारे कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में काम किए। और वेडनबर्ग जो थे वह 2 बार, तो समझिए 6 एक 7 बार, अगर सेशन की बात करेंगे तो 7 बार और वैसे बात करेंगे तो 6 व्यक्ति हो गए। एक व्यक्ति जो हैं सो एक्टिंग आपको प्रेसिडेंट रहे, कार्यवाहक आपको अध्यक्ष रहे, लेकिन 5 मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 6 हुए, लेकिन अध्यक्षता के रूप में 7 रखेंगे क्योंकि वेडनबर्ग 2 बार हुए थे, और 5 अध्यक्ष और एक जो हैं आपको एक्टिंग प्रेसिडेंट मीन्स कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य की थी। 2 महिलाएं थी और आपको जो रेस्ट है पुरुष है। तो चलिए मैं आपको बतला रहा हूं कि प्रथम जो सेशन था उस सेशन में आपको 1885 में हुए 9 प्रस्ताव पारित किए गए। 1886 में आपको कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी हुए थे जो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। मैं बार बार कहना चाहता हूं, ये सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। प्रथम हिंदू, प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी हुए थे। और यह डफरिन, जो लॉर्ड डफरिन थे, वायसराय थे, उन्होंने उद्यान भोज दिया था, मिस गार्डन पार्टी उन्होंने दिया था। यह कांग्रेस के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग कहिए, आदर कहिए, रिस्पेक्ट कहिए, वेलकम कहिए, इसीलिए क्योंकि जो कांग्रेस के लीडर वायसरा के सामने बात नहीं कर सकते हैं, यह साथ में भोजन देने से कांग्रेस का उत्साह और दुगुना हो गया और डफरिन के द्वारा दिया गया था, इसलिए बड़े उत्साह के साथ इन लोगों ने यह गार्डन पार्टी में सम्मिलित हुए। मैं आपको बता रहा हूं, बार बार एक बात आ रही है, दादा भाई नौरोजी जो थे, आपको थोड़ा सा 1-2 लाइन आपको बता दे रहे हैं जो बराबर पूछा जाता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो आपको बनाए थे और उसे इंडिया पत्रिका निकलता था और यह इंग्लैंड में अवस्थित था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो इंग्लैंड में अवस्थित था और उसको उन्होंने स्थापित किया था और इससे इंडिया पत्रिका निकलता था। आपको यह जानकारी जरूर होनी चाहिए थी और यह प्रश्न पूछा भी जाएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो इंग्लैंड में अवस्थित था और इंडिया पत्रिका निकालते थे, वह उनके बहुत सारे अंग्रेज ऑफिसर, आईसीएस ऑफिसर और अंग्रेज बहुत वहाँ इंग्लैंड में रहने वाले जो बड़े बड़े नेतागण सब उनके मित्रगण थे, तो इसलिए उनका स्तर जो था बहुत ऊंचा था और प्रथम पारसी अध्यक्ष भी हुए थे। मैं 1887 के बारे में बता रहा हूँ। बकमई में क हो गया है, म आ गया है। मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये भी बहुत उच्च कोटि के बैरिस्टर थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम हिंदू, प्रथम पारसी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उन्होंने एक शब्द कहा था, वह बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ और वह छोटा सा शब्द जो है बीज मंत्र की तरह है और वह बराबर पूछा भी जाता है, कांग्रेसी बनो। मात्र 2 शब्द का है, कांग्रेसी बनो। इसके कारण बहुत सारे लोग कांग्रेस से जुड़े। जो 72 से शुरू होता प्रथम सेशन, प्रथम अधिवेशन, जो आगे हजारों में लोग सदस्य बने। तो यह जो है इन्होंने कांग्रेसी बनो, यह बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर परीक्षाओं में पूछा जाता है। बदरुद्दीन तैयब जी जो बहुत उच्च कोटि के विद्वान और बैरिस्टर थे। मैं नेक्स्ट आ रहा हूँ, 1888 में आ रहा हूँ। आपको इलाहाबाद सेशन है और जॉर्ज यूल जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूल, मैं एक बात और आपको बता देता हूँ, ये भी प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं कि आपको जॉर्ज यूल, आपको बेडनबर्ग
और आपको ए होम, तीनों इंग्लैंड के स्कॉटलैंड के थे। इसको ध्यान रखिएगा, 3 जो व्यक्ति हैं स्कॉटलैंड के थे। और यह जो है आपको प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल हुए थे। और इसमें एक बात आपको बता देते हैं कि लोथर काउंसिल, यह बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लोथर काउंसिल जो था वह आपको कहीं इलाहाबाद में जगह नहीं मिल रहा था कि वहां पर अधिवेशन किया जाए, क्योंकि लोगों की संख्या हर सेशन में, नए सेशन में बहुत ज़्यादा संख्याएं बढ़ रही थी और उसके रहने सहने खाने पीने सबकी व्यवस्था करना आसान काम नहीं था। तो हमारे बिहार के जो दरभंगा महाराज थे, उन्होंने आपको बता देते हैं, लोथर काउंसिल को खरीद करके आपको कांग्रेस को दे दिया कि आप इसमें परमानेंट जब कभी भी जरूरत है इसका उपयोग करेंगे। तो वह गर्व और गौरव प्रदान किया गया बिहार के महाराज को। जबकि मैं आपको बता देता हूँ 500 550 से ऊपर रियासत थे और उसमें दरभंगा महाराज का बहुत आर्थिक रूप से या क्षेत्र के रूप से वैसा बड़ा क्षेत्र नहीं था, लेकिन उदार चेता थे, संस्कृति पुरुष थे और उन्होंने बिहार की गरिमा और गर्व को स्थान दिया। यह बहुत बड़ी चीज है। तो यह लोथर काउंसिल जगह है जहां पर यह आयोजन हुआ था और वह दरभंगा के महाराज के द्वारा दिया गया था और यह बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान रखेंगे, क्रय करके कांग्रेस को प्रदान किया गया था। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, इसी सेशन में सैयद अहमद खान जो आपको अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले थे, और राजा सी प्रसाद सितारे हिंद बहुत बड़े साहित्यकार थे, लेकिन यह बनारस के या काशी नरेश नहीं थे। यह राजा की उपाधि कांग्रेस ये अंग्रेज के द्वारा दिया गया था और अंग्रेज के एक छोटे से काम करने वाले थे, वर्कर थे। और ये अंग्रेज को खुश करने के लिए इन दोनों व्यक्ति ने सर सैयद अहमद खान, इनका पूरा नाम है सर सैयद अहमद खान, और राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद, या विरोध कांग्रेस का इस सेशन में किए थे। इसलिए ये भी प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। आपको बता देते हैं 1888 भी बहुत महत्वपूर्ण है, 1889 भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि द्वितीय अंग्रेज अध्यक्ष विलियम बेडरबर्न जो आपको एओ होम के बायोग्राफर हैं, जीवनीकार हैं, और ये भी स्कॉटलैंड के थे और ये भी प्रथम सेशन में उपस्थित रहे। तो यह जो है, और यह 2 बार अध्यक्ष हुए हैं। तो आपको बता देते हैं विलियम बेडनबर्न आपको अध्यक्ष हुए और यह इसमें प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया। यह जो है बहुत महत्वपूर्ण है, महिलाओं की प्रथम भागीदारी आपको बंबई सेशन में हुआ है, द्वितीय अंग्रेज अध्यक्ष थे। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 1890 में कलकत्ता में हुआ था। फिरोज शाह मेहता द्वितीय पारसी अध्यक्ष हुए। फिरोज शाह मेहता जो जाने माने आपको वकील थे, बैरिस्टर हुए, और यह जबकि इनका कई देशों में व्यापार था, फैमिलियर ट्रेड था, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने कांग्रेस, फिरोज शाह मेहता के अध्यक्षता में जो द्वितीय पारसी अध्यक्ष थे, इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। कादम्बनी गांगुली पहला महिला प्रथम स्नातक कलकत्ता विश्वविद्यालय की हुई थी, और दूसरा है स्वर्ण कुमारी देवी जो प्रथम महिला उपन्यासकार थी। दोनों ने संबोधित किया। मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि कादम्बनी गांगुली बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि इनका भागलपुर में यह जन्मी थी, वहीं पली थी, वहीं पर बढ़ी थी, वहीं पर
आगे उनका सारा कुछ हुआ था। लेकिन यहाँ बिहार में उस समय आपको विश्वविद्यालय शिक्षा उतनी अच्छी नहीं थी, उस समय कॉलेज उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए कलकत्ता में जा कर के यह प्रथम स्नातक कलकत्ता विश्वविद्यालय से महिला प्रथम स्नातक की इनको नवाजा गया एक तरह से। और यह जो है आपको एक तरह से उपाधि कहिए, एक तरह से सम्मान कहिए, लेकिन इसमें कहीं न कहीं बिहार से संबंधित होने के कारण, क्योंकि जन्म इनका भागलपुर में हुआ है, यह प्रश्न बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक बात और आपको कहना चाह रहा हूं कि नागपुर जो सेशन 1891 का हुआ है, यह आपको नागपुर सेशन आनंद चार्लू जो थे, जो मद्रास साउथ के थे, और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने कहा था कांग्रेस का नाम राष्ट्रीयता। कांग्रेस का नाम राष्ट्रीयता जोड़ देने से राष्ट्रीय भावना इसमें समाहित होता है, और वह राष्ट्रीय भावना जो उस समय के लिए बहुत जरूरी था। 1857 में हम लोग जीत करके भी हार गए। क्यों जीत करके हार गए? इसलिए जीत करके हार गए कि उसमें राष्ट्रीय भावना नहीं था। उस समय के जो भी पढ़े लिखे थे वह उसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। किसान उसमें सम्मिलित नहीं थे, आम लोगों का उससे जुड़ाव नहीं था। मीन्स राष्ट्रीयता की भावना नहीं होने के कारण जो हमारे सैनिक जीत गए थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय को फिर से आपको बादशाह घोषित कर करके कुछ दिनों तक दिल्ली के शासन भी किए, लेकिन वह संभाल नहीं पाए क्योंकि आम लोगों का जुड़ाव नहीं हो पाया था। तो राष्ट्रीयता शब्द का उद्बोधन होने से लोगों में आपको उस कांग्रेस के प्रति एक जन जागरूकता हुई और लोगों का जुड़ाव भी हुआ। तो यह चीज बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने आनंद चार्लू कहे थे। ठीक है ना। आपको नेक्स्ट हम 1892 की बात कर रहे हैं। इलाहाबाद सेशन, बोमेश चंद्र बनर्जी, वही बोमेश चंद्र बनर्जी जो 1885 में थे, वही अध्यक्षता किए थे। उनकी बड़ी इच्छा थी कि एक अधिवेशन कम से कम इंग्लैंड में हो, लेकिन उनकी इच्छा नहीं हो सकी। यह सभी लोगों की इच्छा थी, विशेष करके अध्यक्ष, क्योंकि वह प्रिवी काउंसिल इंग्लैंड के वह जाने माने वकील थे, और प्रिवी काउंसिल का जो स्टेटस था बहुत ऊंचा था, क्योंकि इंग्लैंड के कई उपनिवेश थे, कनाडा भी थे, आपको ऑस्ट्रेलिया भी थे, भारत भी थे, और भारत जैसे और भी बहुत सारे देश थे। और उसकी सारी जो उस देश के जितने भी उच्च कोटि के जो आपको उच्च न्यायालय होते थे, उस सब का न्यायालय जब कोई कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है तो प्रिवी काउंसिल इंग्लैंड में वह केस जाता था, वहां पर उसका निष्पादन होता था। जैसे हमारे अभी देश के मामले में अगर कहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्चतम कोर्ट माना जाता है, उसी तरह से प्रिवी काउंसिल बहुत उच्चतम कोर्ट माना जाता था। उसके वह आपको वकील थे, वे जाने माने। 1893 में लाहौर में दादा भाई नौरोजी वहां पर फिर से अध्यक्ष हुए। दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष होने वाले थे, और 3 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए थे। 1948 से पहले, मीन्स या कह सकते हैं 1947 से पहले, जब तक देश आजाद होने के बाद तो पंडित नेहरू और भी कई बार अध्यक्ष हुए हैं, लेकिन आजादी से पूर्व 2 व्यक्ति 3-3 बार अध्यक्ष हुए थे, जिसमें दादा भाई नौरोजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। वैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू फिर से 1951 से 53 तक भी अध्यक्ष रहे।
तो स्वाभाविक है कि उनके आज़ादी के बाद अगर जोड़ेंगे तो कई सेशन हो जाएगा, तब तो सबसे अधिक वही रहे थे अध्यक्ष। लेकिन आपको संख्याओं के आधार पर लेकिन अगर आप जोड़ते हैं 3-3 बार के लिए तो यह आपको दादा भाई नौरोजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वैसे आप कहेंगे कि अब्दुल कलाम आज़ाद की अगर चर्चा करेंगे तो 1940 रामगढ़ जो सेशन था 45 तक 5 वर्ष तक अधिवेशन ही नहीं हुआ, तो लगातार वह 5 वर्ष तक रहे। लेकिन वह सेशन वाइज अगर करेंगे नंबरिंग के हिसाब से तो वो उतने नहीं हुए जितने पंडित नेहरू जी या आपको दादा भाई नौरोजी हुए। तो उस ख्याल से अधिकतम वर्ष की बात करेंगे आज़ादी तक अगर करेंगे तो सबसे अधिक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आएंगे, क्योंकि 40 से 45 तक रहे हैं। और यह संख्या के हिसाब से आपको पंडित नेहरू 3 बार हुए आज़ादी से पूर्व, और दादा भाई नौरोजी हुए। वही दादा भाई नौरोजी जिन्होंने धन के आपको बहिर्गमन के लिए, धन का जो बहिर्गमन था उसके सिद्धांत के प्रतिपादक था। मीन्स रॉ मटेरियल हमारा यहाँ से कॉटन लिया जाता था, इंग्लैंड में उसकी मिल में बनती थी और फिर फिनिश प्रोडक्ट हम लोगों को काफ़ी महंगा में आता था। तो धन का कहीं न कहीं हम लोगों का बहिर्गमन हो जाता था, मीन्स हम लोगों का निष्कासन हो जाता था। इसके सिद्धांत देने वाले दादा भाई नौरोजी थे, और उन्होंने किताब भी लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह पुस्तक बहुत फेमस हुआ है, उन्होंने लिखा था। चलिए मैं आगे आपको बता दे रहा हूँ। 1894 मद्रास में अल्फ्रेड वेब हुए थे, तृतीय अंग्रेज हुए थे, आयरलैंड के थे, इसको ध्यान रखेंगे। 1895 में पूना में सुरेंद्रनाथ बनर्जी हुए थे, जिन्होंने आपको मैं एक बार और बता देता हूँ 1828 जो जॉर्ज यूल जिसमें अध्यक्षता थे, द्वितीय बार संविधान की आवश्यकता पर बल दिया गया। प्रथम बार आपको 1888 में जब जॉर्ज यूल थे उस समय संविधान की आवश्यकता पर बल दिया गया था। 1896 में कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित था, प्रथम बार गायन किया गया था। ये भी बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। 1896 में हम चर्चा कर चुके हैं। 1897 में अमरावती में हुआ था सम्मेलन, जिसमें सी शंकर नायर केरल के यह प्रथम अध्यक्ष थे। केरल जो साउथ का सबसे एक्सट्रीम साउथ है और वहाँ के ये अध्यक्ष हुए थे, ये भी बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने चर्चा कर दिया। 1898 मद्रास में आनंद मोहन दास हुए थे। 1899 में लखनऊ में आपको आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त थे, जो भू राजस्व की अस्थायित्व की मांग किए थे। वही आरसी दत्त जो भारत के 3 इकोनॉमिस्ट में अर्थशास्त्री में दादा भाई नौरोजी जो थे, उसके बाद आपको बीडी बसु थे और आरसी दत्त थे। यही आरसी दत्त जो आईसीएस में पूरे तीसरे पोजीशन लाए थे, या आईसीएस थे। प्रथम आईसीएस आपको मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, एस.एन. टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रथम सबसे बड़े भाई थे, और आपको देवेंद्रनाथ टैगोर के प्रथम पुत्र थे, वह प्रथम आईसीएस थे। दूसरे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। चतुर्थ जो थे आपको सुभाष चंद्र बोस थे, और उसी तरह से आपको रमेश चंद्र दत्त आईसीएस ऑफिसर थे, और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा था, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया मीन्स उस समय जो ब्रिटिश कालीन इंडिया था उसका लिखे हैं, इसलिए यह ध्यान रखिएगा। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया
करके उन्होंने पुस्तक लिखा है। और वह जो है लंदन विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक वह आपको प्राध्यापक भी रहे हैं इतिहास के। तो वह बहुत बड़े अर्थशास्त्री के साथ साथ इतिहास के मर्मज्ञ ज्ञाता थे, इसको ध्यान में रखेंगे। और वह उस साल आपको लखनऊ से के अध्यक्ष की शोभा बढ़ाए थे। और उन्होंने कई बहुत महत्वपूर्ण इतिहास और संस्कृति, वेद उपनिषद सब पर उन्होंने किताब लिखा था, ट्रांसलेशन भी किया था। तो यह महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने बतलाया था। इसका दूसरा भाग फिर मैं बतलाऊंगा। इसको 3 भाग में हमने बांटा है और 3 क्लास में इसकी पूरी सविस्तार चर्चा करूंगा, जो आपको लोगों को बहुत मदद करेगा। आप लोग मेरे जो यह कार्यक्रम है, पढ़ाई का कार्यक्रम, आप हमसे जुड़े रहिए। हम भी आपको महत्वपूर्ण तथ्यों को बताते रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।